हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 का लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। और हमने सुना है आप लोगों का 24 से एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए हम 24 से क्या करेंगे, 24 से अगर एग्ज़ाम है तो उस दिन से हम सुबह से क्या करेंगे, लाइव आएंगे और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम मिक्स करके आप लोगों के लिए लाएंगे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? हमने बताया था अपने देश के प्रति क्या, प्रेम की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव क्या कहलाता है, लगाव हो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे इसमें कहा गया है क्या कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। या फिर देखिए, ये एक एनसीईआरटी का ये है, क्या है एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग बनता है। ठीक है, तो आप ऊपर वाला भी लिखिए तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोग नीचे वाला भी लिखिए तो भी 2 नंबर मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला लिखे या फिर नीचे वाला लिखे। ठीक है, राष्ट्रवाद आप लोगों को समझ में आ गया है। राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, लगाव को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है मतलब मेटरनिक का काल कब तक था? 1815 से 1848 तक के युग को क्या कहते हैं, 48 तक के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। जो 1815 से 1848 तक का उन्होंने शासन किया, उसी युग को, उतना ही दिन के युग को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। देखिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1815 में 1848 तक यूरोपीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या था ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का क्या था? ये चांसलर था। क्या था? चांसलर मतलब क्या होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। और 1815 तक के यूरोपीय राजनीतिक में ये क्या कहा, अपना वर्चस्व जमाए रखा, इसलिए 1815 से 1848 तक के काल को क्या, मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है। अब चलते, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, हम बताते। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या, राष्ट्रवाद को क्या करना, दबाना, राष्ट्रवाद को दबाना। और क्या था, पुनः क्या करना, पुनः जो राजनीतिक जो था, पहले राजा महाराजा वाला जो शासन था, मतलब पुनः क्या कर लेना कि राजतंत्र को वापस लाना क्या कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, राजतंत्र को वापस लाना, राजतंत्र को क्या करना, वापस लाना, और लोकतंत्र को दबाना। इसका मुख्य उद्देश्य था, लोकतंत्र को दबा देते थे ये सब। ठीक है, 1815 तक, 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना की कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः सम्मेलन अध्यक्षता। ठीक है, सम्मेलन की और अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। वियना, देखो यहाँ पे बस मुख्य उद्देश्य यही है कि राजतंत्र का, देखो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध और राजतंत्र की पुनः स्थापना। उतना मत लिखना, ठीक है, बस ये इतना लिख देना, 2 नंबर है। पहले लिख देना आप लोग कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला नंबर डाल के लिखना कि पहला क्या है, गणतंत्र का विरोध करना। दूसरा नंबर फिर रोमन डालकर राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब चौथा क्वेश्चन, वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या? राजतंत्र, 300 छोटे छोटे, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, और बहुत सारे क्या और जर्मनी में भी क्या किया गया, बहुत जगह। और इटली में राजतंत्र को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, सॉरी, लोकतंत्र को दबा दिया गया। देखिए क्या है, वियना कांग्रेस द्वारा मुख्य लाए परिवर्तन क्या? फ्रांस में बुर्बो राजवंश के पुनः क्या कर दिया गया, लुई 18वां जो था, ये पुनः इसको क्या कर दिया गया, जहाँ लोकतंत्र था वहाँ पे राजतंत्र वापस ला दिया। राजतंत्र बोले ना वियना कांग्रेस का
राजतंत्र ला दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में, मतलब 300 राज्य में, इसमें कहा गया कितने, 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। सोचो। अब जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। ऑस्ट्रिया ने 39 राज्यों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये मुख्य परिणाम थे। ठीक है, चौथा नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां, आप लोगों को 2 उपलब्धियां पता है ना। पहला, पूर्ण राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। दूसरा, लोकतंत्र का विरोध करना। बस यही लिख देना, ठीक है। आप लोग इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया। स्वर्णिम मध्यम वर्ग की नीति का अवलंबन किसने किया, तो लुई फिलिप ने। किसने, लुई फिलिप ने क्या किया, फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्ग अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, इसमें बस यही है। देखिए क्या कहता है, स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। वह अपने प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्ति किया जो कट्टर। गीजो के काल में क्या हो गया, भुखमरी। देखो आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाए होंगे हम, भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी ये सभी उत्पन्न होने लगे। बेरोजगार होने लगे, लोग क्या होने, बेरोजगार होने लगे, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, ऊपर से क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे। तो ये सब स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति लाया गया, ठीक है, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए। 25 में पूछा गया, देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, तो विदेश नीति असफल, ये बहुत सारे हैं। देखिए लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। इसके जो कट्टर प्रतिक्रियावादी, वह किसी तरह का वैधिक सामाजिक आर्थिक विरुद्ध नहीं था। लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद करता था। उसके पास किसी भी तरह की सुविधा, विदेश नीति किसी तरह असफलता हो रही थी। देखो यहाँ पे उसने, इसके शासन काल में भुखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना क्या होने लगी, जगह जगह पर गीजो की आलोचना होने लगी। बस इसमें मुख्य क्या कारण है कि विदेश नीति असफल हो गया। बाकी इधर बस ध्यान दो, यहाँ पे विदेश नीति क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसके काल में होने लगी। बस इसी कारण क्या हो गया, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या कारण था, क्योंकि ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। अगर इटली जर्मनी एकीकरण हो रहे थे तो इसका विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ये कभी नहीं चाहता था कि क्या हो, इटली और जर्मनी क्या हो, ये दोनों जो हो, इटली जर्मनी एकीकरण हो। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारा उपाय लगाया कि इसे एकीकरण को कैसे भी तोड़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के सबसे बड़ा बाधा था। इटली के वेनेशिया और लंबार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। दूसरा, इसने क्या किया, मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, किंतु क्या किया, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। और यहाँ जर्मनी में जर्मन राइन राज चल रहा है। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को, मेटरनिक दमनकारी कानून कार्लसबाद को आदेश दबाया। सॉरी, जर्मन राइन राज संघ नहीं होगा, जर्मन राइन राज संघ नहीं होगा, कानून कार्लसबाद का, दमनकारी कानून कार्लसबाद, ठीक है। वो तो 1806 में जर्मन राइन राज संघ किसने लाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। तो इसने क्या किया, दमनकारी कानून कार्लसबाद, जो भी क्या होता था, प्रदर्शन होता था, जनता प्रदर्शन करते थे, उसको क्या, ये दबा देते थे दमनकारी कानून कार्लसबाद से, ठीक है। तो ये तो भूमिका निभाया बहुत ही एकीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। यूरोप के राष्ट्रवाद, यूरोप में क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद के फैलाव में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या सहायता रहा। अब ये ही बहुत बड़े, इनका बहुत बड़ा क्या हुआ, ये इटली में जाकर इटली का एकीकरण किया, जिससे और भी देशों में क्या हो गया, स्वतंत्र होने के लिए क्या हो गया, वहाँ के जनता क्या जागरूक होने लगे, राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। जगह जगह जाकर इन्होंने सभी को स्वतंत्र करते गया। देखिए यहाँ पे क्या है,
यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन ने आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ठीक है, यहाँ पे होता इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली के 3 गणराज्य गठन कर दिया। 3 गणराज्य मतलब बहुत छोटे छोटे, हम बताए थे ना 300 भी छोटे छोटे थे, तो इसने क्या किया, तीन तीन राज्य में बदल दिया। ठीक है, 1806 में नेपोलियन जर्मनी में जाकर जर्मन राष्ट्र संघ की स्थापना किया। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकाल कर क्या किया, और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण मांग प्रशस्त हुआ। देखो बस यही लिखना है, इटली में जाकर इटली को क्या हो गया, 3 राज्यों में गठन कर दिया। और दूसरा क्या हो गया, जर्मनी में जाकर जर्मन राइन राष्ट्र संघ की स्थापना किया। बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मेजनी कौन था, तो मेजनी गणतांत्रिक विचार के समर्थक था। इसने क्या किया, 1830 में इटली में आंदोलन शुरू किया, 1831 में लेकिन दबा दिया। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। ये सब याद रखना। ठीक है, मेजनी साहित्यकार और गणतंत्र के विचार के समर्थक था और ये योग्य सेनापति भी थे। मेजनी कार्बोनेरी नामक गुप्त दल के सदस्य था। मेजनी ने क्या किया, 1830 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए। ठीक है, और 1848 में ये फिर इटली का एकीकरण करने आए, किंतु फिर भगा दिया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। ठीक है, ये आप लोगों को हम पता है उसी समय कंसेप्ट में। गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। गैरीबाल्डी ने भी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके क्या किया, स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, उसे भी स्वतंत्र कर दिया। और इसने क्या किया, रोम पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु क्या हो गया, वहां पे विक्टर काउंट काबूर से मुलाकात हुई और जो भी जीता हुआ राज्य था वो सभी इन्हें दे दिया। बहुत बड़ा योगदान था इनका भी। गैरीबाल्डी नाविक था पेशे से, ये भी याद रखना, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। देखिए, गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण किया तो उसने क्या किया, रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो काउंट काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काउंट काबूर से हुई और वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को विक्टर एमैनुअल को दे दिया। इसी तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण हो गया। बताया ना क्या किया इन्होंने, विक्टर एमैनुअल को दे दिया जो जीते हुए राज्य थे, क्षेत्र थे। ठीक है, और उसके बाद ये संन्यास ले लिया, संन्यास। ठीक है, संन्यास जानते हैं ना, साधु बन गए। सभी बहुत धनी थे ये भी। ठीक है, बहुत पैसा था इनके पास, पैसों की ढेर नहीं। और सभी को क्या किया, सभी को सरकार को दे दिया। सभी जो जमीन था वो सब सरकार को दे दिया। एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। क्या आपके पास रहता तो आप देते, ऐसा बताना आप लोग। चलो वो सब छोड़ो, बात की बात है। चलो यहाँ पे देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत बाधाएं थी। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के उत्तरी में पोर्तुगीज, दक्षिण में कैथोलिक मत का बाहुल्य था। और चौथा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, तीसरा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखिए क्या इसमें जर्मनी की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी में जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। सोचिए, राष्ट्रवाद की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ राष्ट्रवाद नहीं है वहाँ क्या हो जाएगा, राज्य जल्दी आज़ाद नहीं होगा। अपने भारत में अगर राष्ट्रवाद न फैलता तो क्या आज आज़ाद होते। आज अंग्रेजों के हम क्या रहते, अंग्रेजों के गुलाम रहते। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन, जालबेरिन का गठन क्यों किया गया। तो आर्थिक व्यापारियों के क्या कर व्यापारियों के रियो के आर्थिक समानता के लिए, सभी की पैसा एक समान हो। ठीक है, 1834 में जर्मनी व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ की गठन की। बस इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। ये जालबेरिन के क्षेत्र में क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। बस ये इतना ही लिख दीजिएगा, काफ़ी है। एग्ज़ाम है, आप लोग जरूर आशा कर तो सब सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, साइंस में हम सोच रहे हैं क्या, आप जीव विज्ञान स्टार्ट करें, तब तक जीव विज्ञान और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और सब्जेक्टिव। ठीक है,
तो हम कल से जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। ये देखिए अब क्या है, जालबेरी नामक आर्थिक संघ का गठन किया गया, क्यों? तो 1800 बता दिए आप। चलिए 14वां नंबर क्या है, विलियम एक के बगैर क्या हो, जर्मनी का एकीकरण असंभव था। देखिए विलियम एक के बगैर कैसे असंभव था, विलियम एक अगर बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नहीं बनाते तो विलियम एक के बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं होता, क्योंकि एक महान कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? एक महान कूटनीतिज्ञ, महान, ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे। अगर इनके बिना, अगर ये नहीं होते जर्मनी, विलियम एक इन्हें नहीं लाते तो कभी नहीं होता। देखिए क्या है, विलियम एक जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम एक ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। विलियम अगर बिस्मार्क को चांसलर नहीं बना तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। बताए क्या? अगर इन्हें नहीं बनाते तो असंभव था, यही लिख देना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया? तो जर्मनी के रक्त एवं लौह, क्या चीज़? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया, ठीक है। जिसमें क्या होता था, सैनिक भी होते थे। बिना से युद्ध के, क्या इसमें कहा गया, बिना युद्ध का कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए इसमें क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क मानता था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को युद्ध में समाप्त कर दिया। आप लोगों को समझ में आया? तो आप लोगों को बधाई हो, आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दीर्घ करना है इसका, और हम चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या कर देना, शेयर, ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना। और आप लोगों का एग्ज़ाम 24 से है, तो आशा करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और मैं उस दिन से क्या करूँगा, लाइव आऊँगा और आप लोगों का क्या करूँगा, लगातार क्या क्लास, दिन में सुबह क्या 7-8 बजे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 घंटा क्लास रहेगा और आशा करता हूँ सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।